हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड हर्षिका। और आज हमने पिछली वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट नंबर 1 न्यूट्रिशन, उसको हम कर रहे थे। आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। हम न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स द सेम थिंग, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, यानी लाइट को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और उस पूरी एक प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें वो क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं मैंने बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, एंड हमें मिलता क्या है, मतलब प्लांट्स को क्या मिलता है? ग्लूकोज, वाटर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे जो है प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे एंड ऑफ द डे हमें ऑक्सीजन और क्लोरो और जो ग्लूकोज है वो मिलता है। ठीक है, पर सबसे पहले हम ये जान लें कि जो प्रोसेस है ये होती कहाँ पे है। वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइड द प्लांट? आपने पढ़ रखा होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट का हम जो डायग्राम है यहाँ पे बड़ा सा बना देते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने लर्न कर लिया तो आपका मोस्ट ऑफ द काम हो जाता है आसानी से, क्योंकि ऑर्गेन्स लर्न करने इसके अंदर के, और फिर उसके बाद आराम से उनका फंक्शन एक एक पॉइंट है एंड दैट्स क्लियर। ठीक है, सबसे पहले पर हम जान लें कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। देखो, क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है, और जैसे हमें पता है कि प्लास्टिड मेनली प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का होता है उसके अंदर, क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लास्टिड के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे कि इन्हें क्या बोलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख ले इसको। ये होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इसको भी अच्छे से लेबल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 2 मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली को हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सिर्फ इसमें क्या होता है, हमें 2 ऐसे सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 या जैसे भी आप बनाना चाहें, 4 का पेयर बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं, और उनको ऐसे कनेक्ट करते हैं, बस कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस होता है इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये कोई नई चीज़ नहीं थी याद करने के लिए, इतना तो कॉमन सेंस भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक और स्ट्रक्चर मेन, जो कि होता है ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये हर एक ब्लॉक, हर एक जो पर्टिकुलर ये ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर, इसे हम बोलते, इन्हें बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, थाइलाकॉइड्स। ठीक है, और अब हर एक पॉइंट को तो थाइलाकॉइड्स बन रहे हैं, ये हर एक फ्लोर हो गया किसी बिल्डिंग का। ठीक है, बट ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये जो पूरी बिल्डिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? या ये वाली जो बिल्डिंग है, या ये वाली जो बिल्डिंग है, इनको हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। यानी ग्रेना एक बिल्डिंग होगी जिसके अंदर थाइलाकॉइड्स अलग अलग क्या हो गए, फ्लोर हो गए। और एक ग्रेना ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 50 थाइलाकॉइड्स मिलते हैं, 1 to 50 थाइलाकॉइड्स मिलते हैं। काफ़ी लंबी बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जान ली। और एक और बात, थाइलाकॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन। ठीक है, इनसाइड का जो पार्ट है उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। अब ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, इनको ये जो चीज़ आपस में कनेक्ट कर रही है इसे हम लेमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमेले। पर क्योंकि हम
ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा ये मटेरियल है ना जो यहाँ भरा हुआ है, इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। यानी जो मैंने आपको मटेरियल बनाया ये स्ट्रोमा है। जैसे सेल के अंदर क्या होता है, सेल में अंदर क्लोरोफिल के अंदर भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म, वो होता है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है। तो क्योंकि ये जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, ये स्ट्रोमा के अंदर हैं, इसलिए हम इसे स्ट्रोमल लेमेले भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये और बड़ी बड़ी डॉट्स भी दिख रही होंगी, ये क्या होती हैं? व्हाट आर दीज थिंग्स? तो इन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम्स। इनके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, 70s राइबोसोम्स भी होते हैं। ओके, 70s राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर एक क्लोरोप्लास्ट का, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर, बहुत ही सोबर सा स्ट्रक्चर। तो इसको देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। ओके, जान लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सी, ये जो स्ट्रोमा है और ये जो थाइलाकॉइड है, इनके अंदर मेनली फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अंदर और इसके अंदर मेनली फोटोसिंथेसिस होती है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से? एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, उनको भी पढ़ेंगे। बट याद रखें कि इनमें से एक रिएक्शन थाइलाकॉइड में होता है और एक रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, और थाइलाकॉइड में क्या क्या बनता है? ATP एंड NADPH2, इसका फॉर्मेशन होता है। और स्ट्रोमा के अंदर जो हमें एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट चाहिए, फोटोसिंथेसिस हम करते किसके लिए? फूड को, प्लांट को फूड मिले, जो क्या होता है? ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज जो स्टार्च की फॉर्म में होता है वो बनता है स्ट्रोमा में। यानी एंड प्रोडक्ट जो चाहिए प्लांट को वो स्ट्रोमा में बनता है। बट ये बनाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए प्रोसेस पहले थाइलाकॉइड में होता है, ATP NADPH2 बनते हैं, फिर उनसे स्टार्च बनता है। ये एक छोटा सा पॉइंट रिमेंबर करने का था। ये था स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, जो रिमेंबर आपको याद एकदम दिमाग में कर लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, कि फोटोसिंथेसिस कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है 2 टाइप्स के होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, और एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, और इनको हम काफ़ी, इनके और नाम भी हैं, अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, और वो क्यों है हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी ध्यान रखें कि जो लाइट रिएक्शन है इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। यानी कि ये लाइट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। लाइट होगी तो ये प्रोसेस होगा, तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइट कौन सी है? सनलाइट है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और सनलाइट कब होती है? दिन में होती है। तो ये रिएक्शन इन द डे, इट टेक्स प्लेस इन द डे। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन है, इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये डार्क है तो हम ये मान लेते हैं, या हमें ये कभी कभार सिखाया भी जाता है कि ये नाइट में होता है, बट ऐसा नहीं है। ये लाइट के बिना भी हो सकता है, ये लाइट का इंडिपेंडेंट है। लाइट हो या ना हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से ये रात में भी हो सकता है, ये दिन में भी हो सकता है। तो यानी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन नाम हो गया तो सिर्फ ये नाइट में ही हो रहा है, नहीं, ये डे में भी हो सकता है। तो ये डे एंड नाइट बोथ। ओके, तो ये एक और नाम था इसका। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, मैंने आपको समझा दिया। अब इनके और भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। काफ़ी लंबा नाम है वैसे तो ये, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और मैंने आपको ये चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टर्म्स को तोड़े, ब्रेक करे, समझे, आपको लाइन में कम उस वर्ड का मतलब समझ में आएगा, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। फोटो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लाइट कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस में भी आई है। फोस्फोराइलेशन क्या होता है? फोस्फोराइलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें ATP मिलता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ATP और NADPH2 ये बनता है। ठीक है, यानी इस रिएक्शन को इसलिए लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, या इस रिएक्शन को इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ATP और NADPH बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
लाइट के बिना ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी हमें ये भी पता चल गया कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये बनते हैं। और हमने ये पढ़ा अभी पीछे जब हमने डायग्राम पे किया है कि ये चीज़ें तो थाइलाकॉइड में बनती हैं, ये चीज़ें तो थाइलाकॉइड में बनती है, यानी कि ये जो लाइट रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये थाइलाकॉइड में होता है, ठीक है। मैंने आपको पीछे पढ़ा था ताकि आप रिलेट कर सकें कि थाइलाकॉइड में एटीपी और एनएडीपीएच2 बनते हैं, और क्योंकि वो चीज़ें जब बनते हैं तो उसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होता है। अब बात आती है डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस खत्म होता है, मतलब कि यहाँ पे प्लांट को वो चीज़ मिलती है जो उसे चाहिए, यानी क्या मिलता है उसको, अपना ग्लूकोज, स्टार्च मिलता है उसे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्च बनता है। इस रिएक्शन को हम काफ़ी और नाम से भी बुलाते हैं, जैसे कि क्या होता है केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं इसे हम। क्यों? क्योंकि इसको मेल्विन, केल्विन, बरेन, ये 3 साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया था, मेल्विन, केल्विन, तो ये ओके। और इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? C3 साइकिल इसमें बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड बनता है, वो 3 कार्बन का होता है, वो 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, इट कंटेन्स 3 कार्बन, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। C4 साइकिल भी आप पढ़ेंगे, वो अलग तरह के प्लांट्स में होती है, बट मेनली जो सिंपल प्लांट्स होते हैं उनमें C3 साइकिल अपनाई जाती है, ठीक है। 3 का पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, इतना। और ये कार्बन और ये मैंने आपको बताया कि स्टार्च तो बनेगा एंड ऑफ द डे, बट उसको बनाने के लिए हमें एटीपी और एनएडीपीएच2 चाहिए होता है। तो जब ये और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मिलते हैं तो हमें मिलता है स्टार्च, हमें मिलता है स्टार्च। ये जब कंबाइन होते हैं या जब इनका रिएक्शन होता है, आप देखेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर, तो हमें एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट मिलता है स्टार्च। और मैंने ये भी बताया था कि स्टार्च तो स्ट्रोमा में बनता है, यानी कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है। ये था जो आपको इस रिएक्शन में स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है। बट अब बात आती है इनके रिएक्शंस की, लाइट और डार्क रिएक्शन की। ये प्रोसेस होते हैं बड़े, हम हर एक स्टेज देखेंगे कि इसकी कैसे होती है। ऐसा टॉपिक आपको +1 +2 में आता है, बट आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। और उससे क्या होता है, आप बेशक उसको थोड़ा थोड़ा कर ले, है ना, 1 शॉट एक तरह से हम कर ले इसे, बट करना ज़रूरी है क्योंकि आपको मेनली पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको उसका अंदाज़ा मिल जाता है। तो देखिए अब हम सबसे पहले करते हैं लाइट रिएक्शन को, सबसे पहले करते हैं लाइट रिएक्शन को। देखिए यहाँ पे हम लाइट रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। लाइट रिएक्शन सबसे पहले इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, लाइट क्या बोलते हैं इसको हम साथ में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी और एनएडीपीएच2 भी बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं ध्यान से। देखिए जब क्लोरोफिल की हम बात करें, हमने देखा था कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है, इसका होना ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट उसके अंदर भी अगर हम बात करें क्लोरोफिल की भी, अगर टाइप्स की बात करें तो उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, CL मतलब CHL मतलब क्लोरोफिल, और उसके बाद कैरोटिनॉइड्स और भी होते हैं जैसे ज़ैंथोफिल्स और क्लोरोफिल C, X, काफ़ी सारे होते हैं। बट इनमें से जो मेन सेंटर होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। ये मेनली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। मेन मोटिव ये था बताने का कि पूछ भी लिया जाता है कि कौन कौन से और क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। तो X होता है क्लोरोफिल X, क्लोरोफिल A, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए से, स्टार्ट करते हैं साइकिल को। देखिए कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल ए का, मतलब मान लो हमने इसके आसपास बाकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल X, बाकी सारे जो है ना वो इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। मेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये स्टार्ट करता है। तो क्या मतलब ये बाहर ऐसे ही है, इनका भी कोई ना कोई तो रोल होगा। हाँ, इनका एक रोल है, वो ये होता है कि जब बाहर से सनलाइट आती है, यहाँ पे सन है मान लीजिए, बाहर से सन लाइट आ रही है आराम से ऐसे, ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, चारों तरफ से सनलाइट को इकट्ठा करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देते हैं। क्लोरोफिल ए ना थोड़ा सेंसिटिव होता है। सनलाइट के अगर वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ना तो उसका स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, जिसे हम डीनेचुरेशन भी बोलते हैं। और हमने भी पढ़ा कि सनलाइट अगर ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से डीनेचुरेशन होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, क्लोरोफिल की उसकी वजह से फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो ये सेंसिटिव होता है, इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता, बट प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो बाकी क्लोरोफिल क्या कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे आसपास प्रेजेंट रहेंगे और बाहर से जो सनलाइट आएगी कलेक्ट करेंगे और तुम्हें दे देंगे। ये बोलते हैं ठीक है, मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ से सनलाइट वापस आती है, मतलब सारे जो बाकी क्लोरोफिल हैं इसको सनलाइट देते हैं। सनलाइट जब ये देता है, पहला स्टेप देखो, लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप हो रहा है, यहाँ पे पहला स्टेप हो रहा है, और वो ये होता है कि सनलाइट कैच करने की वजह से क्लोरोफिल ए का फोटो एक्साइटेशन होता है। फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल हम इसे कहते हैं, और जनरली क्लोरोफिल ए का फोटो एक्साइटेशन होता है, मतलब फोटो मतलब लाइट मिलने की वजह से एक्साइट हो जाता है। क्लोरोफिल ए के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है, और उस एक्साइटमेंट की वजह से वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ उछालता है, या जहाँ भी मतलब उछालता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ले रहे हैं। क्लोरोफिल एक क्या करता है, एक्साइटमेंट की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ भेजता है। किसकी वजह से? सनलाइट आई, फोटो एक्साइटेशन हुई। अब यहाँ पे एक एक्सेप्टर खड़ा होता है, PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इनसे ये 2 इलेक्ट्रॉन कैच कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? कैच कर लेता है। ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आगे एक और चीज को देते हैं, ये एक और चीज को देता है, ये एक और चीज को देता है। अभी इनके नाम भी हम अच्छे से कर लेते हैं बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? P Q को, C Y को, और ये P C को, P C याद कर सकते हैं पैसे, अगर आपको थोड़ा याद हो जाए तो, वरना ये आपके लेवल का नहीं है। तो ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, एक दूसरे पे अपने आप लेते हैं, दूसरे को पास कर देते हैं, लेते हैं, पास कर देते हैं। ऐसे ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने सबसे पहले क्या किया? क्लोरोफिल ने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे, कैच किए, P Q को दे दिए, उसने C Y को दे दिए, उसने P C को दे दिए। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आराम से। बट बीच में क्या होता है? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन C Y पर पहुंचते हैं, यहां पे चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, और वो होती है ATP। बाहर से यहाँ पे ADP प्रेजेंट होता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट में लाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के पास आते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे ये ADP से ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ADP से ATP का, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ADP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2, यानी 2 फॉस्फेट होते हैं इसके अंदर। और ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, यानी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ADP में जब हम फॉस्फेट मिलाते हैं, सिंगल फॉस्फेट मिलाते हैं, तो CY से जब वो पास कर रहा होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो जाती है, और ATP एनर्जी करेंसी होती है लिविंग बींग्स की, ह्यूमंस की भी। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी था क्लास 9 में। तो यहाँ पे ये होता है कि ADP आ रहा होता है, उससे ATP बन जाता है, यानी यहाँ पे एक ATP बन गया। और हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन में 2 चीजें बनती है, ATP और NADPH2। यहाँ पे ATP का तो फॉर्मेशन हो गया, बट NADPH2 का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। वो कहाँ होगा अभी देखते हैं आगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो पास हो रहे हैं, इसने ADP से ATP बना दिया, पर 2 इलेक्ट्रॉन फिर आगे पास कर दिया। P से क्या करता है? यहाँ पे अब दोबारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, दोबारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, दोबारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं फिर? ये क्या करते हैं? वही सेम स्ट्रक्चर बना लो पहले। बाकी ये जो क्लोरोफिल है वो इसके आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसे सनलाइट दे देते हैं दोबारा, वही सनलाइट आ रही है वहां से, ये फिर एक्साइट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास आए हैं, बट ये फिर एक्साइट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर उछालते हैं, फिर ऊपर एक और महाशय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर खड़े होते हैं, वही वाले भाई साहब, वही वाले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या करते हैं? ये दोबारा पास करते हैं, पर जब ये दोबारा पास करते हैं तो ये PQ पे नहीं करते, ये एक और नई चीज FD पे, फेराडॉक्सिन को पास करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर लगा लो कुछ यहाँ पे, इनके बारे में हमको डिटेल में जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए ये क्या करते हैं? FD को पास करते हैं। अभी FD क्या करते हैं?
यहाँ पे NADP प्रेजेंट होता है, NADP प्रेजेंट होता है और इसको रिड्यूस कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब इनको मिलते हैं ना तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करते हैं मतलब इनके कंटैक्ट में यहाँ पे ऐसे, इसमें रिड्यूस करना मतलब, रिड्यूस का मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देना, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ये देखो, ये था सिंपल सा प्रोसेस कि यहाँ पे दोबारा से मैं समझा देती हूँ आपको एक बार डिटेल में। देखिए क्लोरोफिल ए है यहाँ पे, मेन सेंटर माना जाता है, उसके बाकी साइड्स में बाकी सारे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट हैं। अब ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सन से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इसे दे देते हैं। ये क्या करते हैं, इसकी फोटो एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछलते हैं। PA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहाँ पे खड़े होते हैं, उनको कैच कर लेते हैं, आगे PQ को देते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन आगे CY को देते हैं, फिर CY PC को देते हैं। बट इस दौरान में CY ATP का फॉर्मेशन भी कर देते हैं ADP से। ADP में एक और फॉस्फेट मिला के, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला के, ठीक है, वो ATP बना देता है, यानी एक चीज यहाँ पे बन गई। अब PC क्या करते हैं, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को देता है, सनलाइट तो मिल रही है बाकी की क्लोरोफिल चाहिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन उछालते हैं, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर खड़े हैं वहाँ पे कैच करने के लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन फिर PQ को नहीं देते, फेराडॉक्सिन को देते हैं। और वो क्या करते हैं, NADP प्रेजेंट होता है, उसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दिया उसमें, यानी वो NADPH2 बन गया, एक चीज यहां बनी थी, एक चीज यहां बनी थी, और इसमें यही चीज बनती है ATP एंड NADPH2, ये चीजें बन गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। पर क्या ये प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गया? ये लाइट रिएक्शन पूरा पढ़ लिया हमने? अभी लाइट रिएक्शन नहीं पढ़ा, हमने अभी सिर्फ उसका हाफ पार्ट पढ़ा। लाइट रिएक्शन भी फर्दर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन घर से निकले वो 2 इलेक्ट्रॉन घर में आए नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया वहां पे NADPH2 बनाने में। समझ में आई? और दूसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है साइक्लिक, वो भी पढ़ेंगे, बट पहले ये जान लें कि अगर ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन उछालता गया, घर तो वापस इलेक्ट्रॉन आया नहीं, तो इसकी तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, टाइम ऐसा आएगा ना। अब ये तो है नहीं जितने जा रहे उतने बन रहे हैं अंदर ही, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, एग्जिस्ट से नहीं करेगा वो, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है और वो होती है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होती है? फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब तोड़ना। यहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस होता है, यानी वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है। और आपको पता है जब हम वाटर को तोड़ते हैं ना, 0 की लगा दी मैंने, 2 लगाना था, हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये मिलता है हमें, क्या मिलता है? हाइड्रोजन, वाटर को ब्रेक करने पे यहाँ पे वो भी आएगा, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन मिले, ऑक्सीजन मिले और क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे पूरी कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी इसको दे दिया, कमी पूरी हो गई। अब O2 का क्या होगा? एयर में रिलीज हो जाएगी, O2 तो एयर में रिलीज होगी ना, यानी हमें ऑक्सीजन मिल गई, यानी याद रखें लाइट रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन मिलती है। डार्क रिएक्शन में मिलती है कि नहीं देखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? दे दिए हमने सेल को, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया ना। ये इससे मत घबराना कि ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें 4 इलेक्ट्रॉन उछलते हैं, बट आपको सिर्फ अभी ये देखना है, आप इसको भी हटा देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन अनबैलेंस होगी, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि फोटोलिसिस का ब्रेकडाउन जब होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन में होता है, ऑक्सीजन एयर में चल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी पूरी कर देते हैं यहाँ पे, और हाइड्रोजन से NADPH2 मिल जाता है, यानी सारी हमारी चीज हो जाती है। यानी कि लाइट रिएक्शन में अगर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? फोटोलिसिस होती है और साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिल जाती है, और ATP और NADPH2 में बन ही जाता है। अब एक और चीज होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये काफी इंटरेस्टिंग सा था, एक बार आप देख लें अच्छी से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पढ़ा भी हम लाइट रिएक्शन ही रहे, अभी हमने नॉन साइक्लिक पढ़ा था। नॉन साइक्लिक क्यों? क्योंकि जो चीज घर से गई वो उसी रिएक्शन में घर के अंदर नहीं आई, 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो वो आए नहीं, हालांकि बाद में वो किसी और प्रोसेस में उसकी कमी पूरी की जो थी फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
अब एक और चीज़, सेम वही, हम साइक्लिक पढ़ रहे हैं अभी, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। और एक और बात याद रखिए, जो हमने नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की है ना पीछे, उसे हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए था, उसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को दिया, फिर उसने ऐसे पी क्यू सी वाई पी सी को दिया है ना, फिर उन्होंने ऐसे फिर ऊपर से यहाँ पे क्लोरोफिल ए को दिया, फिर ऐसे उछाला, तो ये एक जेड बन गया ना। ऐसे टेढ़ा अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल करके देखें तो ये जेड बन गया एक, तो इसको जेड स्कीम भी बोलते थे, इसलिए पिछले वाले को, इसको नहीं। ये बहुत सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल सा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। वही क्लोरोफिल हो रहा, तो हमें चाहिएगा तो क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बाहर उसके वही पिगमेंट्स प्रेजेंट है बेचारे, सनलाइट इकट्ठे करते हैं और इसे दे देते हैं और ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करता है। तो यानी सनलाइट आई, सन हमारे फिर वहीं पे हैं, सनलाइट दे रहे हैं अच्छे से, ये क्या कर रहे हैं, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन उछाल रहे हैं, वाह, फिर वही प्रोसेस, नहीं अलग है। वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर खड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैच कर लिए, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर वो होता है ना पी क्यू, उन्होंने क्या दिया, सी वाई को दिया, उन्होंने किसको दिया, सी वाई के बाद किसको देते, पीसी को दिया। अब पीसी ने क्या दोबारा क्लोरोफिल ए को दिया, पिछले में तो दोबारा क्लोरोफिल ए को देते, बट इस बार ऐसा नहीं होता, ये दोबारा यहीं पे एफडी को दे देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को ना यूज़ नहीं करते किसी चीज़ में, सीधा ये इनको दे देते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो 2 इलेक्ट्रॉन घर से निकले वो घर के अंदर दोबारा वापस आ गए, हमें किसी और प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे पिछले में फोटोलिसिस की पड़ी थी। यानी कि सिंपली हमें ये पता चला कि यहाँ पे साइकिल बन रही है, 2 इलेक्ट्रॉन जो गए वो आए, फिर गए आए, फिर गए आए, और सिंपल। अब इसमें फॉर्मेशन क्या हुई, क्या बस 2 इलेक्ट्रॉन निकले घर में आ गए, क्या फ़ायदा हुआ ना, इसमें एटीपी बनता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है यहाँ पे। कैसे, एक वही CY में बनता है, ADP से ATP, और यहाँ क्या होता है FD जो फेरोडॉक्सिन है, इसमें भी ADP से ATP ही बनता है। अब ये सारा कुछ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होता है, जो कि हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए, जो अभी हमें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी हमें सिर्फ इतना पढ़ना था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से क्यों कहते हैं, ठीक है। और हमने ये देख लिया कि इसमें 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो यानी अगर आपको कोई पूछ ले कि 2 ATP कहाँ बनते हैं, ADP और NADPH कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो एक ब्रॉड व्यू आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब ये था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इतना 2 ATP बन गया ना, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। आपको स्कूल में ना डिफरेंशिएशन पूछते हैं, क्लास 10th में आपको सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस बताओ। तो आप तो बता दो कि लाइट रिएक्शन सबसे पहला पॉइंट कि वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट जो डार्क रिएक्शन है वो प्रेजेंस और रिफ्लेक्स दोनों भी हो सकता है। फिर लाइट रिएक्शन में हम देखते हैं ATP और NADPH2 बनता है, डार्क रिएक्शन में हमें अभी पता नहीं क्या बनता है, बट हमने एक बार ब्रॉडली हमने क्लासीफाई कर दिया था कि स्टार्च बनता है, ये तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल वाले आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और डिफरेंशिएशन आते हैं, 2 और डिफरेंशिएशन आते हैं। वो क्या होते हैं, देखिए पिछले प्रोसेस में हमने देखा था कि फोटोलिसिस हुई थी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने के लिए। यानी फोटोलिसिस हुई कब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए फोटोलिसिस हुई, बट यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन कमी नहीं है, जो 2 इलेक्ट्रॉन घर से निकले वो 2 इलेक्ट्रॉन घर के अंदर भी आ गए, यानी कि यहाँ पे फोटोलिसिस नहीं होगी। पिछले प्रोसेस में फोटोलिसिस हुई थी क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन घर से निकले वो आए नहीं, यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है ऑक्सीजन की। क्या ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बनी, पिछले प्रोसेस में तो बनी थी, क्यों बनी थी, वही फोटोलिसिस हुई थी तो ऑक्सीजन बनी थी, वाटर ब्रेकडाउन हो गया था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन में। बट यहाँ पे तो क्योंकि फोटोलिसिस नहीं हुई, फोटोलिसिस क्यों नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यानी ऑक्सीजन भी नहीं बनी। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ लिख के दे देते हैं कि फोटोलिसिस, एक में फोटोलिसिस हो रही है डार्क में, और लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस हो रही है, डार्क रिएक्शन में फोटोलिसिस नहीं हो रही। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बन रहा है, डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं बन रहा, बट आप कंफ्यूज जाते हो। तो पता चला कि क्यों ऑक्सीजन बनता है और क्यों फोटोलिसिस होती है नहीं होती। ये था लाइट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब
हम कल पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, जो कि एक सिंपल सी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू लाइट रिएक्शन। आपको मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।